हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का चौथा सेट कवर करेंगे। चौथा सेट का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका तीसरा सेट तक कवर कर लिया गया है, ये चौथा सेट है। तो चलिए देखते हैं चौथा सेट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 यानी NH नंबर 3 किससे किसको मिलाता है? आगरा को मुंबई से, या फिर चेन्नई को मुंबई से, या फिर चेन्नई को कोलकाता से, या फिर मुंबई को कोलकाता से। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 यानी NH नंबर 3 जो मिलाता है, यह आगरा को मुंबई से मिलाता है। कहां से किसको? आगरा को मुंबई से मिलाता है। और इसकी टोटल लंबाई 1161 किलोमीटर यानी 1161 किलोमीटर है NH3 की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 की लंबाई। और ये जो गुजरती है, ये यूपी यानी यूपी के आगरा से निकलती है, उसके बाद राजस्थान, MP यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक जाती है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से होकर गुजरती है NH नंबर 3 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, टोटल लंबाई 1161 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अजमेर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद होना चाहिए कि आप हिस्ट्री यानी इतिहास के भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर पढ़े हैं, तो वहां क्या पढ़े थे कि वहां अजमेर जो है, अजमेर कहां है? राजस्थान में। तो राजस्थान में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पाया जाता है, जिसको ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो वहां जो है एक तरह से अजमेर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है। यानी अजमेर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां ख्वाजा गरीब नवाज यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पाए जाते हैं। दरगाह वहीं स्थित है। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो प्लीज वो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कीजिएगा और 2-3 बार देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भूटिया जनजाति का संबंध है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड। देखिए, ये भूटिया जनजाति जो पाए जाते हैं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहां? ये उत्तराखंड कहां है? भारत का उत्तरी पश्चिमी राज्य है। ठीक है, भारत का उत्तरी पश्चिमी राज्य उत्तराखंड है, जहां क्या पाए जाते हैं? भूटिया जनजाति पाए जाते हैं। और भूटिया जनजाति जो है, इसका उत्पत्ति मंगोल जनजाति से मानी जाती है। यानी भूटिया जनजाति की जो उत्पत्ति हुई थी, कहां से हुई थी? मंगोल जनजाति से हुई थी। और इसको अर्ध घुमंतु जनजाति के नाम से भी जाने जाते हैं, भूटिया जनजाति को। काफी यूनिक क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। डैश की जगह आपको खाली जगह में जो चीज भरना है, जो फिट आएगा वो चीज भरना है। देखिए, स्थानांतरित कृषि किसको कहते हैं? स्थानांतरित कृषि वह कृषि होता है जिसमें एक जगह के जंगल को जला करके वहां खेती की जाती है। अगर वहां 2-4 साल खेती होता है, फिर वहां का उर्वरक क्षमता यानी मृदा अगर खत्म हो जाती है, फिर वहां छोड़ करके दूसरे जगह जाया जाता है। फिर दूसरे जगह जाकर के वहां के जंगल को जला करके वहां खेती की जाती है, जिसके कारण स्थानांतरित कृषि की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इसमें उर्वरक क्षमता पृथ्वी की जल्दी खत्म हो जाती है, यानी खेत की उर्वरक क्षमता जल्दी खत्म हो जाती है। यह सबसे बड़ी समस्या होती है स्थानांतरित कृषि में। और स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन की कृषि भी कहते हैं। दहन का मतलब होता है जलाना, क्योंकि इसमें जंगल को जलाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसको कर्तन एवं दहन की कृषि भी कहते हैं। और यही स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? झूम यानी झूमिंग की खेती कहते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, तो मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? रोका, मिल्पा, लदांग या फिर जूम। तो मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा यानी खाली जगह डैश के जगह क्या भरा जाएगा? मिल्पा यानी ऑप्शन बी। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी यानी ख। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या था? इन लिंग अनुपात किसको कहते हैं? प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। या फिर इस प्रति टोटल पुरुषों की संख्या और टोटल स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। ऑप्शन है आपका 893 या फिर 925 या फिर 916 या फिर 947। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 916, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अनुसार, तो बिहार की जो लिंग अनुपात है टोटल कितना है? 916। कहने का मतलब ये हुआ कि 916 यानी 1000 पुरुष पर टोटल स्त्रियों की संख्या कितनी है? 916 है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन कवर हो गया। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? गेहूं जो खेती की जाती है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, वही आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका उष्ण या फिर उष्ण आर्द्र या फिर शीतोष्ण या फिर उष्ण शुष्क। देखिए, ये जो गेहूं है ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, यानी शीतोष्ण जलवायु में उगाए जाते हैं गेहूं की खेती को। जैसे कि इसको खरीफ फसल की, धान की खेती को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। इसी तरह गेहूं की खेती को क्या कहते हैं? रबी फसल में रखा जाता है। यानी गेहूं की खेती जो कैटेगरी आती है इसकी फसल की खेती, तो रबी फसल की खेती के अंतर्गत आती है। यानी गेहूं की खेती को क्या कहते हैं? रबी फसल की खेती कहते हैं। और गेहूं मक्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा फसल है दुनिया के लेवल में, विश्व
विश्व स्तर में उगाए जाने वाले और एक तरह से भोजन का भंडारण करने में ये सबसे बड़ा रोल निभाता है दूसरा नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन डील हो गया। सातवां नंबर क्वेश्चन करा कि कोडरमा किस के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बता दूं कि कोडरमा जो है झारखंड राज्य का एक फेमस स्टेट है, एक जिला है, और इसे माइका कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है कोडरमा को। ठीक है, माइका कैपिटल यानी भारत का माइका कैपिटल के नाम से जाना जाता है। माइका का मतलब क्या होता है? अभ्रक, लोहा, बॉक्साइट या तांबा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा को भारत का माइका कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी चीज एक्स्ट्रा बताई जा रही है प्लीज उसको भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है या फिर मालाबार तट पर स्थित है? चेन्नई, हल्दिया, पारादीप या फिर कोच्चि। आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए ये जो है कोच्चि बंदरगाह यानी कोच्चि पोर्ट जो है मालाबार तट पर स्थित है। कहां स्थित है? मालाबार तट पर स्थित है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि पोर्ट। इस तरह से आठवां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रेरीज, पंपाज, डाउन्स या फिर स्टेपेज। पंपाज यानी दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र के जो शीतोष्ण घास के क्षेत्र होते हैं उसको पंपाज कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी यानी गौ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करा कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं, पशु और पादप या फिर वृक्ष और खरपतवार या फिर मेंढक और मानव या फिर अजीब और जीव। तो क्या होते हैं? अजीब और जीव। यानी अजीब और जीव क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, दो संघटक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी यूनिक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कवर करने हैं सारे क्वेश्चन को, अगर जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है उसको स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने करके आप बाद में भी 2 बार देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। काफी यूनिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? संभववाद का जनक किसको कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के मॉडल पेपर में ही दूसरा वो स्टेट में शायद कवर किए थे कि फ्रांस के बलास को किसके नाम से जाना है? फ्रांस के बलास को संभववाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी फ्रांस के बलास ने संभववाद का विकास किया। तो इस तरह से फ्रांस से यानी भूगोल की फ्रांसीसी संप्रदाय से यह विकसित होगा। यानी सर्वप्रथम यानी किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद को विकसित किया? भूगोल का जर्मन संप्रदाय या फिर भूगोल का रशियन संप्रदाय या फिर भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय या फिर भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। तो क्या हो जाएगा? भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया, क्योंकि बलास कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, और बलास को संभववाद का जनक के नाम से जनक के रूप में जाना जाता है। बलास को संभववाद का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी यूनिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किन में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है? जनसंख्या का घनत्व तो किसको कहते हैं भाई? यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने जनसंख्या निवास करती है, कितने लोग निवास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या फिर भारत का? ये तो जनसंख्या की दृष्टि से, ये सब देश की दृष्टि से यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या तो भारत की है। जनसंख्या की दृष्टि से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुकाबले में जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत की है। लेकिन घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है, यानी एक तरह से घनत्व जो है सबसे ज्यादा किसका है? तो घनत्व जो है सबसे ज्यादा बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का, ना कि पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर भारत देश का। ठीक है, तो निम्नलिखित देशों में, ये तीनों देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा घनत्व, जनसंख्या का घनत्व कहां है? बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किन देशों में आयुलिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर संकीर्ण होता है? आयुलिंग पिरामिड किसको कहते हैं भाई? ये एक ऐसा स्केल होता है, ऐसा मापक होता है जो किसी भी देश के जनसंख्या को, किसी भी विशेष क्षेत्र के जनसंख्या को उसकी आयु के आधार पर, आयु संरचना के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटता है। उसी को क्या कहते हैं? आयुलिंग पिरामिड कहते हैं, या फिर इसको जनसंख्या पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका अगर आधार विस्तृत यानी चौड़ा होगा और शिखर संकीर्ण होगा तो ये किस देश को यानी किस चीज को विकसित दर्शाएगा? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देश। अगर आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत है और शिखर संकीर्ण है तो समझ जाइए कि वो देश कौन सा विकास कर रहा है, कौन सा श्रेणी में है? विकासशील देश का श्रेणी में है। आगे बढ़ते क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च, जन्म दर निम्न है, या फिर मृत्यु दर उच्च है या फिर मृत्यु दर निम्न है। तो मृत्यु दर जहां निम्न होगा यानी जहां कम बच्चे मरते हैं या फिर जहां कम मृत्यु होती है, वहां क्या होगा कि निम्न आयु समूह के जनसंख्या
जनसंख्या का आकार सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये कि निम्न आयु समूह का जनसंख्या सबसे ज्यादा पाया जाएगा। इस तरह से 14 क्वेश्चन का यानी 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा कि विनिर्माण शब्द, देखिए विनिर्माण शब्द क्या होता है कि विनिर्माण शब्द जो है प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, वही आपको पूछा जा रहा है। विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी या फिर क्वाटरनरी। आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए ये जो आते हैं विनिर्माण शब्द, देखिए आप पढ़े हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में प्राथमिक क्रिया में, सारा क्रिया उसमें बता दिया गया है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। जो ये विनिर्माण जो शब्द आते हैं ये आते हैं द्वितीय क्रिया में, सेकेंडरी क्रियाकलाप में, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं विनिर्माण शब्द। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? सड़क घनत्व सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा सड़क, रोड साइड वगैरह, उसके बाद वाहन यानी जो गाड़ी होते हैं सबसे ज्यादा कहाँ इसका घनत्व है? कौन सा महादेश में? उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो किस में? उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि उत्तरी अमेरिका इतना डेवलप कर गया है कि हर एक घर के पास गाड़ी है, हर एक आदमी के पास गाड़ी है, जिसके कारण सड़क का घनत्व और सबसे अधिक वाहनों का संख्या कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका के ये जो महादेश है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। इस तरह से 16वां क्वेश्चन मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन कह रहा है कि माराकाइबो पत्तन यानी माराकाइबो पत्तन यानी पोर्ट निम्न में से किस देश में अवस्थित है? वेनेजुएला, ईरान, जापान या फिर कनाडा। ये जो स्थित है ये है वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। ये माराकाइबो पत्तन ये बंदरगाह है, माराकाइबो पत्तन। वहाँ देखिए नाम अलग अलग होता है, हर एक देश का नाम अलग होता है, लेकिन ये माराकाइबो का नाम वहाँ की भाषा में इस नाम का अर्थ क्या होता है वो लोग जाने। लेकिन माराकाइबो जो पत्तन है यानी बंदरगाह है वो कौन सा देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। और वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का एक महाद्वीप का जो एक छोटा सा देश है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई? कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न या फिर इनमें से कोई नहीं। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर के लिए योजना बनाई? तो किसके लिए? कैनबरा के लिए। किसके लिए? कैनबरा के लिए एक योजना बनाई थी वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में। इस तरह से 18वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा कि रोलेगन सिद्धि किस राज्य में स्थित है या फिर रोलेगन सिद्धि किस राज्य में है? आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। देखिए रोलेगन सिद्धि जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। और रोलेगन सिद्धि महाराष्ट्र में एक गांव का नाम है, यानी ये रोलेगन सिद्धि जो है एक गांव का नाम है और इसे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा गांव माना जाता है, यानी आदर्श गांव माना जाता है। और यह गांव जो है पर्यावरण में पेड़ पौधे को काटने के लिए रोका गया था सबसे पहले। कहा? महाराष्ट्र के इसी गांव में, रोलेगन गांव में। आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन मेरा डन हो गया। क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन कि सेवा क्षेत्र में निम्न सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है भाई? तृतीय क्रियाकलाप या फिर चतुर्थ क्रियाकलाप या फिर पंचम क्रियाकलाप या फिर उपरोक्त सभी। आपको राइट आंसर चूज करना है। सेवा क्षेत्र में कौन कौन सा चीज सम्मिलित है वही आपको बताना है, यानी सर्विस सेक्टर में कौन कौन सा चीज आता है। तो ये सर्विस सेक्टर में तीनों प्रकार की चीज आते हैं, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, दो तीनों आते हैं। देखिए प्राथमिक और द्वितीय किसमें नहीं है? प्राथमिक क्रियाकलाप यहाँ नहीं है, डायरेक्ट तृतीय क्रियाकलाप से स्टार्ट हुआ। तृतीय, चतुर्थक और पंचम ये तीनों जो आते हैं किसमें आते हैं? सर्विस सेक्टर में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं, ना कि प्राथमिक और द्वितीय को छोड़ करके बाकी तीनों क्रियाकलाप किसमें आते हैं? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में आते हैं। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी 20 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि भारत में कोयले का निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या पीट। आपको पता होना चाहिए कि कोयले को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे बड़ा जो अच्छा क्वालिटी का होता है वो एंथ्रासाइट होता है, उससे थोड़ा कम होता है बिटुमिनस, उससे थोड़ा कम होता है लिग्नाइट, सबसे कम होता है पीट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो भारत में पाया जाता है किस प्रकार का कोयला पाया जाता है वही आपको बताना है। 21वां नंबर आपको वही पूछ रहा। देखिए ये जो पाया जाता है बिटुमिनस, यानी पहला वाला नहीं, पहला वाला तो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद दूसरा नंबर में आता है बिटुमिनस। यानी भारत में जो निक्षेप होता है कोयला का निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस क्वालिटी का, बिटुमिनस के अंतर्गत आते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रो रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? लोहा, कोयला, पेट्रोल या फिर बॉक्साइट। तो किसके लिए? पेट्रोल के लिए। पेट्रोल रसायन उद्योग में सबसे ज्यादा कच्चा माल यानी
रॉ जो मटेरियल है वो किस यानी पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल में पेट्रोल का यूज किया जाता है कच्चा माल के रूप में। इस तरह से 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, पेट्रोल यानी ऑप्शन सी। 13वां नंबर क्वेश्चन करा कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास के लिए इनमें से किससे सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कृषि विकास, परिवहन विकास, पारितंत्र विकास या फिर भूमि सुधार। तो ये जो विकास है पारितंत्र विकास यानी इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है पारितंत्र विकास है। ठीक है, इस तरह से 23वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन गो। और ये जो 23वां नंबर क्वेश्चन में जो इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात की जा रही है, ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो राजस्थान के जयपुर में। कहाँ है, राजस्थान के जयपुर में है। ये क्वेश्चन कवर कर लिया गया है दूसरा या तीसरा सेट में कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, कौन सा राज्य में। तो आपको वहां ऑप्शन दिया गया था सारे राष्ट्र का या फिर 3-4 राज्य का। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना था, वहां राइट आंसर क्या दिए थे, राजस्थान यानी राजस्थान में है। इस तरह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, राजस्थान का जयपुर में है। इस तरह से 23वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है। भाई एयरलाइंस है इंडियन एयरवेज या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, इंडियन के नाम से जाने जाते हैं प्रेजेंट समय में इंडियन एयरलाइंस को। आगे बढ़ते 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है, बिहार निम्नलिखित में से किस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है, मुंबई, कोलकाता, पारादीप या फिर मारमा, गोवा। तो किसका प्रदेश का यह है पृष्ठ प्रदेश है, कोलकाता यानी कोलकाता पत्तन का निम्नलिखित में से किस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश है, तो कोलकाता पत्तन, कोलकाता पोर्ट का पृष्ठ प्रदेश है बिहार। आगे बढ़ते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पर पूछ रहा है कि झाबुआ जिला किस राज्य में स्थित है, झाबुआ जिला। 26वां नंबर यही पूछ रहा है आपको। ठीक है, आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य या फिर उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो झाबुआ जिला है ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में पाए जाते हैं, यानी एमपी का एक ये डिस्ट्रिक्ट है, एमपी का एक जिला है। क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, 1948, 1954, 1962, 1950। देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी भाई, 1948 में आयोग की स्थापना। और 1954 में जो हुआ था परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। कब हुआ था, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। इस तरह से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, और परमाणु ऊर्जा जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब, 1954 में। और ये वाला ऑप्शन राइट होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, राइट ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि रायन अंतर स्थलीय जल मार्ग के सिरों के पत्तन निम्नलिखित में से कौन से हैं, डसेलडोर्फ और बेसल या फिर बेसल और लग्जमबर्ग या फिर बेसल और रोटरडैम या फिर रोटरडैम और लग्जमबर्ग। आपको राइट आंसर चूज करना है 28 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेसल और रोटरडैम, यानी बेसल और रोटरडैम क्या है, रायन अंतर स्थलीय जल मार्ग के सिरों के पत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पत्तन है, ये पोर्ट है बेसल और रोटरडैम। इस तरह से टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए भाई, 28 क्वेश्चन कवर किए, एक से लेकर स्टार्ट किए 28 क्वेश्चन कवर किए। काफी यूनिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार आप देख लिए हैं वीडियो को फिर दोबारा देखिए, क्योंकि याद रखना किसी भी हाल में आपको याद रखना, क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन से। कोई दूसरा चीज का बहुरूपीय क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो उसको बार बार देखिए, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 1 से स्टार्ट किए। ये कौन सा सेट था भाई, ये आपको पता है ना, ये कौन सा सेट था, एक चौथा सेट था, इसका तीसरा सेट तक कवर कर लिया गया। इस तरह से हम लोग 4 सेट कवर कर लिए। टोटल हम लोग जो एम रखे हैं 1 से लेकर 10 सेट तक कवर करने का एम रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ चौथा सेट तक हम लोग कवर कर लिए। अब आगे जो आएगा 5वां सेट आएगा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, उसके बाद 10वां एंड हो जाएगा। ठीक है, टोटल 10 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो यूनिक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको इसी तरह से तैयारी कराई जाती है। ये नहीं कि थ्योरी कराएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा चीज का आपका तैयारी कराई जाती है, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपने ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।